चलिए, लास्ट टाइम अपन ने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स जो प्रिंसिपल और बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल में जो टूल्स यूज होने वाले थे वो सारी चीजें मैंने बताया था। चलिए फिर से मैं बात करता हूँ आपको टूल्स के बारे में। तो मैंने बात कर रही थी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में जी की एप्लीकेशन बोले तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी बनाने हैं, बोले तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने हैं। तो बनाने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए? सबसे पहले तो टूल्स चाहिए ना। टूल्स में मैंने 4 चीजें आपको बताया था। सबसे पहले बोलो बोलो, पैसेंजर डीएनए। क्या बोला था मैंने? पैसेंजर डीएनए, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, पैसेंजर डीएनए को ही बोलते हैं फॉरेन डीएनए। दूसरी बात करी अपन ने वेक्टर डीएनए। क्या चाहिए? वेक्टर डीएनए। और तीसरी चीजें क्या चाहिए? एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम। और उसके बाद लास्ट मैंने बताया आपको होस्ट सेल चाहिए। क्या चाहिए? होस्ट सेल। तो ये सारी चीजें किस में आती है? टूल्स में। तो एक बार मैं फिर से आपको वेक्टर डीएनए के बारे में बता देता हूं। तो वेक्टर डीएनए को देखें। वेक्टर डीएनए में मैंने फीचर बताया था आपको कि एक अगर कोई वेक्टर डीएनए है, क्या बोला मैंने? वेक्टर डीएनए है तो इसके पास 3 फीचर होती है। इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी चीज, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। सर ये क्या काम करता है? तो सिलेक्टेबल मार्कर का जो काम होता है ये बेसिकली अपने को पता फाइंड करने में यूज होते हैं कौन रिकॉम्बिनेंट्स बने, कौन रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बने। मीन ट्रांसफॉर्मेंट सेल बनी या ट्रांसफॉर्मेंट सेल नहीं बनी। मीन होस्ट सेल के अंदर जब अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो ट्रांसफॉर्म सेल है या नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है ये पता लगाने के लिए कौन होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। उसके बाद मैंने बताया था इसके पास क्या होती है? क्लोनिंग साइट। क्या होती है? क्लोनिंग साइट। और इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के क्या करेगी? कट लगाएगी। क्लियर है क्या? तो अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये एक वेक्टर का एग्जांपल है PBR322। समझे क्या? ये वेक्टर का क्या नाम है? PBR322। इस वेक्टर में देखो, मैंने बोला वेक्टर डीएनए में 3 बातें, ORI, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये जो तुम्हारे को लिखा हुआ इको R1, क्ला फर्स्ट, हिन थर्ड, बाम H1, साल फर्स्ट, PBU सेकेंड, उसके बाद PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, ये सब के सब जो है ना क्लोनिंग साइट है या रेस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है ये? क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहां पे डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के क्या करेगी? कट लगाएगी। उसके बाद ये वाली साइट दिख रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये वाले जो रीजन है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो ये रीजन है इसको बोलते हैं ये वाले रीजन जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। और ये दोनों जीन किसके तरह काम करेंगे? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करे। तो एक वेक्टर के पास 3 चीजें होगी, जो कि तीनों चीजें यहाँ आपको मिल रही है किसमें? PBR322 में। क्लियर है? क्या क्या मिल गए? रीजन ऑफ रेप्लिकेशन से मार्कर और क्लोनिंग साइट। समझ में आया? तो क्लोनिंग साइट ये पता है आपको क्या है? हिन थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। उसको अगर आप इस पे पोर्ट करोगे तो वो यहां से कट लगाएंगे। समझे क्या? अगर आपने साल फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, समझे क्या? और ये कहां कट लगाएगा? यहां पे कट लगाएगा। समझे क्या? तो ये साइट बताए हुए हैं कि डीएनए के अंदर, वेक्टर डीएनए के अंदर ये साइट होती हैं जहां पे डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सकते हैं? रिमूव कट लगा सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट अपना, अब आज जो अपना मेन टॉपिक अपन अभी पढ़ेंगे जिसमें होगा कि अपना प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस में क्या क्या चीजें आएगी? सबसे पहले देखो, एक मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, प्रोसेस यहीं से क्लियर हो जाएगी। प्रोसेस यहीं से क्लियर आ जाएगी। इस डायग्राम को देखो, अपन पढ़ेंगे अभी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देना। प्रोसेस की बात करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होंगे। सबसे पहले अपने को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉरेन डीएनए को। फॉरेन डीएनए या फिर बोल लो पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए बोल लो या फिर पैसेंजर डीएनए बोल लो, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, एक नाम और बोल सकते हो, फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए, और फिर आपको बोल सकते हो इसको फॉरेन पैसेंजर डिजायर्ड डीएनए, और क्या बोल सकते हो इसको? डिजायर्ड डीएनए। ये तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
ये आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको सेल से बाहर करोगे। तो पहला स्टेप अपना क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना, स्टेप या प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में अपन सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ पैसेंजर डीएनए बोल लो या फॉरेन डीएनए, क्या बोलोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। मीन कौन सी डीएनए की बात करेंगे, फॉरेन डीएनए, या फिर कौन सी डीएनए की बात करोगे। हाँ, तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दूसरी स्टेप की बात कर लो। अब दोनों ही फॉरेन डीएनए को भी आपने फाइंड कर लिया, वेक्टर डीएनए को भी फाइंड कर लिया, तो डीएनए आपने बाहर निकालना है, आपने डीएनए को भी क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब डीएनए को कट करना होता है, समझे क्या, क्योंकि इसको भी कट करके बाहर करेंगे जो मेन पोर्शन है, और वेक्टर को भी कट करेंगे, फर्दर से जोड़ना है। तो कट करने के लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, दैट इज द, अब सेकेंड स्टेप अपना क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, और फ्रैगमेंट कर देंगे तो वो टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सारे फ्रैगमेंट को सेपरेशन भी करना होता है, तो दैट इज द फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स। क्लियर हुआ क्या, ये कौन सी स्टेप हो गई हमारी, सेकेंड। थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेप, अब आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो डिजायर्ड डीएनए थी उसको भी आपने बाहर कर लिया, फ्रेगमेंट में भी कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी करनी होती है, इसकी अमाउंट बढ़ाना होता है, क्या करना होता है, अमाउंट बढ़ाना, और अमाउंट बढ़ाना दैट इज उसको बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। और ये जो प्रोसेस एम्प्लीफिकेशन की जाती है, उस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सी मेथड के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट तो आपके बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, समझे क्या। तो पीसीआर के थ्रू क्या होती है, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन, बोले तो डीएनए के अमाउंट को बढ़ाया जाता है। तो डीएनए के अमाउंट कौन सी मेथड से बढ़ाते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्ड स्टेप आ गई। फोर्थ स्टेप क्या होगा, डीएनए के अमाउंट बढ़ लिए, अब वेक्टर से ऐड करना है, क्या करना है, वेक्टर के साथ, ये इस डिजायर्ड डीएनए को अब किसके साथ जोड़ना है, वेक्टर डीएनए के साथ, तभी तो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगी। अरे बोलो, तो अब इन दोनों डीएनए को, ये हमारी डिजायर्ड डीएनए हो गई, ये वेक्टर डीएनए हो, सबसे पहले आपने निकाला, एक्सट्रैक्शन पहली स्टेप, समझे क्या। उसके बाद इसको कट किया, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया, फ्रेगमेंट को सेपरेट किया, सेकंड स्टेप, समझे क्या। थर्ड स्टेप में अगर इस फ्रेगमेंट की अमाउंट कम है तो इसको क्या करोगे, बढ़ाओगे, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। तो थर्ड स्टेप भी हो गई। फोर्थ स्टेप में अब क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, दैट इज द लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए टू वेक्टर या फॉरेन डीएनए टू वेक्टर, फॉरेन डीएनए टू वेक्टर। समझ में आया क्या। अब क्या बन गए, फोर्थ स्टेप में हमारी क्या बन गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गई, समझे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गई। फिफ्थ स्टेप अपना हो जाएगा, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना। फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा अपना, इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA rDNA into host cell। अरे समझे क्या, तो ये अपना फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, समझे क्या। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको कहां डाला जाता है, होस्ट सेल के अंदर, किसके अंदर डाला जाता है, होस्ट सेल। तो ये कौन सी स्टेप हो जाएगी, 5 नंबर के स्टेप थे। 6 नंबर के स्टेप की बात करूं, हाँ 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 6 नंबर के स्टेप की देखो, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, अब हॉस्टल के अंदर डाल दिया तो उसको मेंटेन करके भी तो रखना होता है। तो मीन एक स्टेप आती है कि अब हॉस्टल के अंदर डाला, तो आप डिफरेंशिएट करना कि कौन सी होस्ट सेल के अंदर गई है, कौन सी होस्ट सेल के अंदर नहीं गई है। दैट इज, उसको आप बोल सकते हो सिलेक्ट करना, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंस
सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट मीन जिस भी सेल के अंदर ये हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए चली गई उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोला जाता है? ट्रांस। जिसके अंदर नहीं गई उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं उसको? नॉन ट्रांसफॉर। तो मान लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन ने इंट्रोड्यूस करा किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर गई या नहीं गई इस चीज को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस स्टेप का क्या नाम होगा? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन मतलब सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर हुआ क्या? 6। और लास्ट स्टेप हो जाएगी अपनी, अब मान लो ट्रांसफॉर्मेंट भी पता चल गया अपने को, वो सेल अपने बाहर कर लिया, वो सेल जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चल गया। अब क्या करने हैं? प्रोडक्ट बनाने हैं। अब क्या बनाने हैं? प्रोडक्ट। तो दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ होस्ट सेल्स। समझे क्या? मेंटेनेंस ऑफ होस्ट सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। समझे क्या? तो ये कौन सी स्टेप हो जाएगी? 7। समझ में आया? तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स कितने यूज हुए? 4। प्रोसेस कितनी यूज होंगी? 5। 7 कौन कौन सी? सबसे पहले डीएनए को बाहर करना पड़ेगा। अरे समझे क्या? फिर डीएनए बाहर किया तो उसको तोड़ना पड़ेगा। फ्रेगमेंट में तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम यूज करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा यूज करोगे? फ्रेगमेंट में तोड़ दिए तो फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए टेक्निक आती है, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, वो टेक्निक आती है, उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या होगी? अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो क्या करोगे? उसके अमाउंट को बढ़ाओगे। बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा? जब ये डीएनए आपने बाहर कर लिया, इस डीएनए को किसके साथ जोड़ना है? वेक्टर। फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना, दैट इज द लाइगेशन ऑफ फॉरेन टू वेक्टर डीएनए। उसके बाद क्या बन जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएंगे उसके बाद? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए तो उसको किसके अंदर डालना? ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो वो स्टेप अपना हो जाएगा। समझे क्या? उसके बाद इसके अंदर चली गई तो पता कैसे चलेगा कि किसके अंदर गए किसके अंदर नहीं गए? तो दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म। उसके बाद 7 में क्या होगा? अगर मान लो ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गई है, तो इसको इनफ इन्वायरमेंट देंगे जिससे ये प्रोडक्ट बना पाए। समझे क्या? सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया था इंसुलिन वाला। ठीक है, मान लो इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी है, इंसुलिन को लैब में बनाने हैं अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, तो इंसुलिन को बनाने वाला पहले डीएनए को बाहर करोगे। समझे क्या? उस डीएनए को बाहर किया, उसके बाद एक वेक्टर डीएनए लोगे, उस फॉरेन डीएनए मीन वो जो इंसुलिन को बनाने वाला डीएनए, उस डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दोगे। जोड़ देने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल, हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल हो सकती है, उसके अंदर डाल देंगे। जिसके अंदर जाने के बाद उस सेल को क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या बोलोगे उसको? ट्रांसफॉर। अब ये सेल क्या करेगी? प्रोडक्ट बनाएगी, दैट इज इंसुलिन बनाएगी। तो इंसुलिन बनाने के लिए इसको इन्वायरमेंटल कंडीशन देंगे सुटेबल। समझे क्या? सुटेबल इसको कंडीशन देंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बना पाए। अरे समझे क्या? यही तो स्टेप्स हैं। क्लियर हुआ क्या सबको? चलिए नेक्स्ट, ये मैंने स्टेप बताया। अब स्टेप के बारे में अब डिटेल से अपने को पढ़ना है, पीसीआर के बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। समझे क्या? टूल्स तो कल ही बता दिया था। प्रोसेस, चलिए आइए बात करते हैं प्रोसेस में। सबसे पहला क्या? हाँ ठीक है, ठीक। चलिए प्रोसेस में सबसे पहला बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या इसी का दूसरा नाम मैंने बोला था एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए को बाहर निकालना। ठीक है, अब डीएनए कहां प्रेजेंट होती है? फटाफट से बताओ, डीएनए कहां प्रेजेंट होती है? सेल में तो प्रेजेंट होती है। सेल के कौन से पार्ट में होती है? सेल के कौन सी पार्ट में प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में। सही बात है। कहां प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर। अब पहले आपको डीएनए को बाहर करना है तो किसको तोड़ना पड़ेगा? सेल को। सेल को तोड़ोगे तभी तो न्यूक्लियस को बाहर करोगे, फिर न्यूक्लियस को तोड़ोगे तभी तो डीएनए बाहर करोगे। तो सेल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसिंग एंजाइम। याद है क्या? कल बताया था मैंने, लाइसिंग एंजाइम। तो लाइसिंग एंजाइम का यूज करके क्या करोगे?
डीएनए मतलब सेल को ब्रेक करेंगे, समझे क्या? ये डिफरेंट टाइप की होती है। अगर प्लांट सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए है तो कौन सी लेसिंग एंजाइम यूज करोगे? सेलुलेज पेक्टिनेज। अगर फंजाई के अंदर हमारा है तो क्या यूज करोगे? काइटिनेज। अगर वो बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए है तो क्या यूज करोगे? लाइसोजाइम। कल जो बताया था मैंने 3, ठीक है? तो ये ध्यान, डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए को एक्सट्रैक्शन करने के लिए कहां से एक्सट्रैक्ट करोगे? बताओ फटाफट से, डीएनए एक्सट्रैक्ट कहां से करोगे? सेल को तोड़ करके, समझे क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के बाद सेल कंटेंट बाहर आएंगे। सेल कंटेंट बाहर आने के बाद उसके अंदर प्रोटीन होगी, आरएनए होगी, ये सारी चीजें होगी, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रोटीएज। आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आरएनएज एंजाइम का। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब सारी चीजें, मान लो ये सेल थी, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारा डीएनए क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमे। तो पहले सेल मेम्ब्रेन को तोड़ोगे। अरे बोलो, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लाइसिंग एंजाइम यूज किया, लाइसिंग एंजाइम से हटाया तो इसके अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए सब प्रेजेंट है। अरे बोलो, ये भी मेम्ब्रेन टूट गई। टूटने के बाद क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, आरएनए। फर्दर से कौन से एंजाइम यूज करोगे? प्रोटीएज और आरएनए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हट जाएगी और कौन सी क्या चीज बच जाएंगे? ओनली डीएनए। समझ में आया क्या? अब डीएनए को ऐसे नहीं सेपरेट कर लोगे। डीएनए को सेपरेट करने के लिए, डीएनए जो है उसको सेपरेट करने के लिए इस पे पहले ट्रीट की जाती है चिल्ड इथेनॉल से। किसे ट्रीट की जाती है? चिल्ड इथेनॉल से। और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला होता है। कहाँ डालना होता है इसको? सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें पहले चिल्ड इथेनॉल डाला, जिससे क्या होती है? डीएनए थक्का हो जाता है, समझे क्या? तो उसके बाद उसमें ग्लास रॉड डालते हैं और डीएनए को इस तरह से स्पूल करके बाहर कर लेते हैं। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब थी, उसके अंदर डीएनए को डाला। डीएनए डालने के बाद क्या हुआ? उसमें घुमाया, उसके बाद चिल्ड इथेनॉल डाला, उसके बाद ग्लास रॉड से डाल करके क्या करते हैं? उसको स्पूल्ड आउट कर लेते हैं। समझ में आया क्या? तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गई। क्या? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब डीएनए आपने निकाल लिया तो फिर कौन सी स्टेप आनी है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कौन सी स्टेप यूज करोगे? फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कौन सी एंजाइम यूज करोगे? हाँ, फ्रेगमेंटेशन को बनाने के लिए कौन सी एंजाइम यूज करोगे? फटाक से बताओ मेरे को, कौन सी एंजाइम यूज करोगे फ्रेगमेंटेशन, डीएनए को कट लगाने के लिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे? डीएनए को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। और फ्रैगमेंट में जब कन्वर्ट हो गया तो फ्रैगमेंट को सेपरेट भी करना होता है। क्या करना होता है? सेपरेट। और सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम होता है उसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझे क्या? अब समझो ये क्या होते हैं। इसमें 2 एंड होते हैं, एक नेगेटिव एंड, एक होते हैं पॉजिटिव एंड। इसको दोनों एंड से बैटरी जोड़ी जाती है, चार्ज जोड़ी जाती है और फर्दर ये 2 एंड बनाए जाते हैं, एनोड और कैथोड। डीएनए आपको पता है कैसी चार्ज होती है? नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इसके अंदर पहले डीएनए पोर्ट कर दिया, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें किस में पोर्ट कर दिया? यहाँ वेल बने होते हैं, खाचा, समझे क्या? इसके अंदर पोर्ट कर दिया। पोर्ट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इसमें सीविरिंग होता है। क्या होता है? सीविरिंग, वाइब्रेट होना। वाइब्रेशन की वजह से डीएनए अपने फ्रेगमेंट जो है ना वो मूव करने लगते हैं। जो सबसे छोटे होते हैं वो ज्यादा दूर जाते हैं और जो लार्जेस्ट होते हैं वो पास होते हैं। समझ में आया? इस तरह से डीएनए जो है मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। समझे क्या? और सेपरेट जो है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये वाले पोर्शन दिख रहा है क्या? इसमें जेल बड़ा होता है और जेल का जो यूज होता है उस जेल का नाम है एगारोस जेल। क्या नाम है? या अगार अगार वही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगार अगार या फिर एगारोसोल जेल। समझे क्या? जो सीवीड से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सीवीड से। तो एगारोस जेल की हेल्प से, अब जेल के ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे क्या बड़ा हुआ है? जेल इसलिए यूज किया है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद जम जाएंगे, जम जाने के बाद उसमें डीएनए गुथा हुआ है और फ्रेगमेंट के हिसाब से, तो फिर इस जेल को बाहर कर लिया जाता है। समझे क्या? जेल प्लेट आ गई, जेल प्लेट पे क्या है? डीएनए। क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, डीएनए दिखेगा नहीं, लेकिन डीएनए सेपरेट हो गए साइज के अकॉर्डिंग। समझे क्या? अब डीएनए क्या हो गए? सेपरेट हो गए, साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट हो गई। अब सेपरेट होने के बाद अब इसके क्या करेंगे? बाहर करेंगे। डीएनए को बाहर ले आया, अगर उसकी अमाउंट कम है तो करेंगे पीसीआर। क्या करेंगे? तो थर्ड स्टेप हमारी कौन सी हो जाएगी?
दैट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करने हैं, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाना है। क्या करने हैं, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाना है। तो डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने के लिए पीसीआर में 3 टेक्निक होती है। कितनी टेक्निक होती है, 3। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग और थर्ड इन एक्सटेंशन। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, इसमें स्टेप पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन। दूसरा कौन सा होगा, एनिलिंग। तीसरी कौन सी होगी, एक्सटेंशन। क्या होगी, एक्सटेंशन। समझ में आया क्या? तो ये कौन सी स्टेप है, किसकी स्टेप है ये, पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब समझो डीनेचुरेशन में क्या होगा, इसमें टेम्परेचर रखी जाती है 94 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या हो, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। जब हाई टेम्परेचर देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, जो डबल स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट हो गई, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में ब्रेक होगा तो 2 अलग अलग थ्रेड बन गई। समझे क्या, ये किसकी हेल्प से हो पाया, डीनेचुरेशन। उसके बाद एनिलिन में क्या करते हैं, अब देखो इसकी दूसरी भी कॉपी तो बनानी है ना, डीएनए के नंबर बढ़ाने, अमाउंट बढ़ाने हैं, तो इसकी रेप्लिकेशन चल रही है ना। तो रेप्लिकेशन होने के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए, प्राइमर। और प्राइमर को जोड़ना, इस प्रोसेस को एनिलिंग बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस में होती है, एने। और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 54 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी स्टेप आ जाएगी, एक्सटेंशन में क्या होगी, अब प्राइमर जुड़ गया, अब उसके बाद आएंगे एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और वो स्ट्रैंड बनाने लग जाएंगे। समझ में आया क्या? इस तरह से डीएनए 1 से 2, 2 से 4, 5 6 बहुत डीएनए बना सकते हो, जितनी चाहिए आपको। समझे क्या? तो डीएनए का तो एम्प्लीफिकेशन कर ली। समझ में आया, एम्प्लीफिकेशन कौन सी टेक्निक से करी, पीसीआर। अच्छा, पीवीआर, ओ पीसीआर, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें कितनी स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। समझ में आया क्या? अब इसमें एंजाइम यूज होते हैं जो कि बैक्टीरिया से निकाला जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। क्या नाम है, थर्मस एक्विटिकस। और इस टेक पॉली एंजाइम जो बोलते हैं वो बोलते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ जो मैंने बोला था डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज द टेक पॉलीमरेज की एंजाइम की हेल्प से दूसरी स्ट्रैंड बनाई जाएगी। समझे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीआर में कौन सी एंजाइम यूज होती है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। समझ में आया क्या? तो अब हो गई एम्प्लीफिकेशन, डीएनए के अमाउंट भी बढ़ गए। अमाउंट बढ़ गए तो अब कौन सी स्टेप आनी है, क्या करोगे, डीएनए हो गया, डिजायर्ड डीएनए, उसको किसके साथ जोड़ना है, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देना। और जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होती है, डीएनए लाइगेज। कौन सी एंजाइम यूज होती है, लाइगेज एंजाइम। क्लियर है? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, तो अब मान लो कि अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के अंदर चली गई तो वो सेल को क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेट सेल। अगर नहीं गई तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल। तो वही दैट इज द अपटेक ऑफ डीएनए बाय होस्ट सेल। अब इसके डिफरेंट मेथड होते हैं, किस किस मेथड से आप होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो सब पहला है इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में अगर जीन ट्रांसफर करानी है, मान लो हमारी आरडीएनए बन गई, क्या बन गई, आरडीएनए। अब इसको किसके अंदर डालने हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर। किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो बैक्टीरियल सेल के डायरेक्ट नहीं, पहले इसको कॉम्पिटेंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, कॉम्पिटेंट। मीन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने सेल के अंदर ले पाए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटेंट, एबल, योग्य बनाना होता है। और योग्य बनाने के लिए इसको ट्रीटमेंट की जाती है, इसको रखा जाता है पहले 42 डिग्री हीट शॉक दी जाती है। क्या दी जाती है, हीट शॉक। इसको रखा जाता है 42 डिग्री सेल्सियस पे। फर्दर इसको तुरंत रखा जाता है आइस पे। किस पे, आइस पे। देखो पहले आपने 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, फर्दर इसको किस पे रख दिया, आइस पे। मीन एक हाई टेम्परेचर, फर्दर लो टेम्परेचर। इसकी वजह से उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल वॉल होती है, उसमें पोरस होता है। उस पोर की हेल्प से पोर के अंदर कहाँ क्या चला जाता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर चला जाता है। अरे समझे क्या? तो सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखना है कि इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करानी है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो क्या करने पड़ेंगे, इसको कॉम्पिटेंट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हीट शॉक देते हैं। क्या देते हैं, हीट शॉक। हीट शॉक कितनी टेम्परेचर पे दी जाती है, 42 डिग्री। फर्दर से इसको किस पे रखा जाता है, आइस पे, जिससे ये कॉम्पिटेंट बन जाती है और इजीली क्या कर लेते हैं, डीएनए को अपने अंदर ले लेते हैं। समझ में आया क्या? नेक्स्ट आ जाओ, माइक्रो इंजेक्शन। क्या करते हैं इस केस में, एक फाइन निडल और इंजेक्शन जिसपे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको डायरेक्ट इंजेक्ट की जाती है न्यूक्लियस के अंदर। समझे क्या? मान लो ये कोई सेल है जिसमें माइक्रो इंजेक्शन देना है, तो पहले अपने निडल, क्या बोला मैंने, निडल, ये निडल पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फर्दर उसको इंजेक्ट किया गया न्यूक्लियस के अंदर।
समझ में आया क्या? इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, बायोलिस्टिक गन और जीन गन। दूसरा कौन सा, थर्ड मेथड कौन सा है? बायोलिस्टिक और जीन गन। इसमें क्या होता है, बहुत ही झटके से, बहुत तेजी झटके से क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस न्यूक्लियस के अंदर डाली जाती है। समझे क्या? तो इसमें क्या होता है, बॉम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी से, माइक्रो पार्टिकल और गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। अब देखो, बोला मैंने गोल्ड या फिर टंगस्टन, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और टंगस्टन की पार्टिकल होती है, उस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, उसको काफी तेज से बम्बार्ड की जाती है। क्या की जाती है? बम्बार्ड, जो न्यूक्लियस के अंदर जाकर के फर्दर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां चली जाती है। समझे क्या? तो ये तीन मेथड आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन सी? बैक्टीरियल सेल में करने तो पहले क्या बनाना पड़ेगा उसको? योग्य, कंपिटेंट बनाने के लिए क्या देंगे? हीट शॉक में 42 डिग्री पे रखेंगे, फर्दर उसको आइस पे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसकी माइक्रो इंजेक्शन। क्या करने हैं? दूसरा मेथड है माइक्रो, जिसमें क्या गोल्ड और टंगस्टन पे क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लगा करके काफी तेज से वेलोसिटी से उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद है बायोलिस्टिक और जीन गन में गोल्ड और टंगस्टन का यूज करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्ट नीडल का यूज करते हैं। समझे क्या? तो ये हो गया हमारा कौन सा? जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। क्लियर है क्या? अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसको ट्रांसफॉर्मेंट में सेपरेट करने के लिए, उस सिलेक्शन करने के लिए जो मेथड आएगी, दैट इज द स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, तुम पहले इसको पढ़ के आओगे फिर मैं बताऊंगा। हाँ, क्लियर है क्या? तो स्टेप मैं इतना जितना बताया ना मैंने, तुम इतना भी क्या करोगे,